बस मैं तो यही चाहता हूं कि एक भी गलत कदम चले तब जाकर हमें मौका मिल जाएगा। और मोहन जी, देवराज कभी भी सीधी चाल नहीं चलेगा। देखिए, मैंने आप लोगों के भरोसे पर देवराज से हाथ मिलाया है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाए और देवराज अपनी चाल चल गया और कामयाब हो गया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा खुदकुशी के सिवा। जवाहर भाई, पहली बात तो यह है कि हम देवराज को कामयाब नहीं होने देंगे, और भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो ये खुराना अपने आप को मिटा देगा, लेकिन आप पर आंच तक नहीं आने देगा, ये वादा है। बेटी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। देख, अगर तेरा ये हाल रहा तो मेरा क्या होगा? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? जो अपने हैं वो तो अपनों से भी बदतर है। बेटा, तुझे जल्दी से ठीक होकर घर आना है। तेरे भी घर बहुत सोना लगता है। अब तो जीने की भी इच्छा खत्म हो गई। कभी कभी तो मन करता है कि आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं मैं और मुक्ति पा लूं दुनिया की सारी मुसीबतों से। बेटा, तू ऐसा क्यों सोचती है कि आशियाना हमारे हाथ से निकल गया? हा? देख, जब तक तू नहीं चाहेगी ना तो आशियाना कहीं नहीं जा सकता। देवराज हमसे आशियाना नहीं ले सकते। तुझे याद है ना जज साहब ने क्या कहा था कि देवराज आशियाना ले सकते हैं, ले लेंगे ऐसा नहीं कहा था। बेटा, हम लोग अपील करेंगे और देखना, मुझे पूरा विश्वास है आशियाना हमें ही मिलेगा। ये क्या कर रही हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो और आप इसे और पागल बनाना चाहती हैं। बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी नॉर्मल हुई है। अगर आप इसे इस तरह पुरानी बातें याद दिलाती रही तो ये कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। इसके दिमाग से पुरानी बातों को निकलना जरूरी है। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। इट्स ओके। दामिनी, बेटा देखा ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर पुरानी बातों को याद करोगे तो हेलो। हेलो रजत। रश्मि, तुम? बड़े दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनने मिली है। हाँ भाई, अब तुम मुझे फोन क्यों करोगी? शादीशुदा हो गई हो, दूसरे की अमानत हो। आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? रश्मि, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? रजत, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, फिर भी मैं बहुत अकेली हूँ। लेकिन हुआ क्या है रश्मि? कुछ बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जिसकी किस्मत की लकीरों पर कालिक पोत दिया गया हो, उसकी किस्मत कौन बदल सकता है? विवेक से शादी करके मैं पछता रही हूँ। ऐसा नहीं कहते रश्मि, शादीशुदा जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम अपनी किस्मत को ही कोसती रहो। धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजत, मुझे माफ कर देना। अपना घर रोशन करने के लिए मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया। ये सब जिंदगी के खेल है रश्मि। जो जीत जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो हार जाता है वो पीछे रह जाता है। मैं भी एक हारा हुआ खिलाड़ी हूँ। लेकिन ये सब मेरे कारण हुआ।
बहू, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं। ओह, मुझे लगा तो विवेक से बात कर रही हो। विवेक तो बात ही कहाँ करते हैं, वो तो बस झगड़ा करते हैं, बात बात पर डांटते हैं। रश्मि, मर जात की फितरत यही होती है। वो कब खुश होते हैं, कब गुस्से में होते हैं, पता ही नहीं चलता। जिस पत्नी ने अपने पति के मूड को समझ लिया, उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। तुम भी विवेक के मूड को समझने की कोशिश करो, ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े का कारण आप अच्छे से जानती हैं ना मम्मी जी। अगर तुम दामिनी की बात कर रही हो तो तुम्हारी सोच गलत है। अगर तुम दामिनी की बात कर रही हो तो तुम्हारी सोच गलत है। विवेक सिर्फ दामिनी की मदद करना चाहता है। मदद की आड़ में न जाने क्या क्या गुल खिलाए जाते होंगे। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी माँ से कोई ऐसी ओछी बात करता है क्या? सच ही तो कहा मैंने। नहीं, गलत कहा है तुमने, बिल्कुल गलत। ना ही विवेक गलत है और ना ही दामिनी। वो दोनों एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं। इज्जत करते करते कहीं पुराना प्यार जाग गया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें विवेक पर भरोसा होना चाहिए। घर गृहस्थी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है रश्मि। हालात को समझकर चला कर। मैं यहाँ पर समझने नहीं आई हूँ, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने और अधिकार से रहने आई हूँ। ना समझ लड़की। सुना है कि तुम आजकल दामिनी से मिलने जुलने लगी हो। मिलने जुलने नहीं लगा, बस हेल्प करना चाहता हूं। हेल्प करना चाहते हो तो किसी और से भी तो करवा सकते हो। तुम्हें मिलने की क्या जरूरत है? इंसानियत के नाते। सुनो, इंसान को मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से शक्कर की बीमारी हो जाती है। इसलिए इंसानियत बहुत ज्यादा मत जताओ। अगर रश्मि नहीं चाहती कि तुम दामिनी से मिलो तो मत मिलो। अगर मैं कुछ गलत करूं तो आप मुझे कह सकते हैं, आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रहा आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। और दामिनी इस वक्त तनाव हो चुकी है, उसे मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। ये गलत नहीं है, और जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रहा आप मुझसे शिकायत नहीं कर सकते। और अगर मेरी कोई गलती हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। बहुत ज्यादा बल पड़ रहा है इसमें। कृष्णा, मैं तो कहता हूँ चाचा जी की बात मान लेते हैं, मिलके शेयर देवराज अंकल को बेच देते हैं, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। जब मैं आपसे कह चुकी हूँ कि देवराज अंकल बेईमान आदमी है, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो फिर आप क्यों बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं? अगर वो एक साथ सारे पैसे दे देते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कभी ना कभी तो चीटिंग जरूर करेंगे। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अरे भाई, कौन चोरी कर रहा है? हमें भी तो बताओ कि हेरा फेरी कौन कर रहा है। चाचा जी, मैं इसे यही समझा रहा था कि देवराज अंकल को शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। कृष्णा सही कह रही है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। देवराज तो इतना कमीना आदमी है कि अपने चंद पैसे वसूल करने के लिए मरते हुए आदमी की किडनी निकाल कर बेच दे। देखो, चाचा जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन मेरी बात और है, अगर मुझसे बेईमानी या चालाकी करेगा तो अपने आप को धोखा देगा। क्योंकि इस वक्त हम बिजनेस की बात कर रहे हैं,
तो जब आपने चेक दे ही दिया तो भाभी जी के साइन भी ले लीजिए, ताकि आपको भी पूरा विश्वास हो जाए। हाँ, ये बात भी सही है। जहां जहां आपकी साइन की जरूरत है वहां पे आप साइन कर दीजिएगा। बाकी दामिनी के साइन के बाद सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर देंगे। पहले मैं दामिनी के साइन ले लेती हूँ, इसके बाद मैं भी कर दूंगी। जी, दीदी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये अच्छा काम भी दामिनी के आने के बाद इसके सामने हो तो अच्छा है ना। इसी में 4 चांद लग जाएंगे, है ना। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ये भी हमारे घर के एक सदस्य है और कुछ गलत तो नहीं कहा ना इसने? सही तो कह रही है। बाकी का काम दामिनी के आने के बाद करेंगे तो अच्छा ही है। क्यों भाई साहब, आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन डैड, दामिनी को जल्दी आ जाना चाहिए, तो सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। राहुल बेटे, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे और अगर दामिनी को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगेगा तो हम फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। क्यों भाभी? जी, बातों बातों में मैं भूल गई, आप लोगों के लिए कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, रहने दीजिए, आपने हमें माफ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। दामिनी के आने के बाद हम खुलकर पार्टी करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, आपकी इजाजत। मैंने गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। भाई साहब, ये फाइल ये आप साथ ही ले जाइए। जब साइन करना होगा तो मैं मंगवा लूंगी। ठीक है, आइए देवराज साहब। चलिए। देवकी, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे रोक लिया, वरना मैं तो साइन कर ही देती। मैं ममता के बहाव में आ गई और सब कुछ भूल गई थी, लेकिन तुमने एक ही पल में सारी पुरानी बातें याद दिला दी। वो हमारा बेघर होना, दामिनी का धोखे से शादी करवाना, इनका हमें छोड़कर चले जाना, दामिनी का फिर पागल खाने पहुंचना, ये सब कुछ याद आने के बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया, ताकि आजमाऊं तो सही कि वो लोग सचमुच बदल गए या मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। धोखा है दीदी, सरासर धोखा। वो दोनों दामिनी बिटिया को मिलने भी गए थे, साथ में कुछ कागज लेके गए थे। वो लोग दामिनी बिटिया से दस्तखत करवाने ही वाले थे कि हम पहुंच गए। बस
तब से वो दोनों हमारी आंखों में कांटों की तरह चुभ रहे हैं। सच और झूठ का पता कुछ ही दिनों में चल जाएगा दीदी, बस थोड़े दिन का इंतजार कीजिए। बहुत गुड यार, आई एम सो हैप्पी। डैड, ये हंसने का वक्त नहीं है, टेंशन लेने का वक्त है। किस बात का? इसमें टेंशन की क्या बात है? टेंशन तो खत्म हो गई बेटा। हरगिज नहीं डैड, बल्कि टेंशन और बढ़ गया है। वो कैसे? वो ऐसे, अगर दामिनी की माँ पेपर्स में साइन कर देती तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। पर ऐन वक्त पे वो नौकरानी आ गई, जिसकी वजह से हमारे हाथ से मौका निकल गया। मेरे ख्याल से हमें 2 विटनेस ले जाकर आशियाने पर कब्जा जमा लेना चाहिए। नहीं, मुझे मिल भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी समस्या एक साथ ही हल हो जाए। मुझे एक ही बात का डर है कि अगर दामिनी ने साइन नहीं किए तो। अंकल, आप मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? अंकल, आप मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? जो आसार नजर आ रहे हैं वही कह रहा हूं। डैड, मुझे लगता है कि परमजीत अंकल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दामिनी के साइन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब निवाला हाथ में आ चुका है तो मुंह तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल में अब इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक रुकावट है देवराज साहब। दीदी, आप बहुत ही गलत कदम उठाने जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि देवकी ने आपकी सोच, आपका दिमाग बदल दिया, वरना न जाने क्या हो जाता। मैं क्या करूं मोहन, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अशांति, मुसीबत, पैसों के लिए तकलीफ, इन सबसे जान छुड़ाने के लिए ही मैंने ये फैसला किया है। दीदी, आपको पता है देवराज अगर चाहे तो अब भी हमें उलझा सकता है। अब उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके दिए हुए चेक हम बैंक में डालें। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कोई खून कर दिया हो। मेरे इस फैसले से अगर सबकी मुसीबतें कम होती हैं, तो बुराई क्या है इसमें? तो क्या आप घबरा कर जीजा जी के सपनों को तोड़ देंगी? नहीं मोहन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। परेशानियां मैंने और मेरी बच्ची ने ही झेली है, और आज मैंने जो फैसला किया है वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सके। अगर देवराज भाई साहब ने कोई बेईमानी नहीं की, सब कुछ ठीक रहा, तो मैं पेपर्स पर साइन कर दूंगी और दामिनी से भी करवा दूंगी। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, वो लोग धोखेबाज है, धोखा देने से चुकेंगे नहीं। मैंने अभी पेपर्स साइन नहीं किए हैं। जहां लगेगा वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं, तो मैं ये डील कैंसिल कर दूंगी। फिर भी दीदी, बस बस, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ना समझ नहीं हूं मैं, क्या सही है क्या गलत है बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। भैया, दीदी तो नाराज होके चली गई। एक न एक दिन खुद ब खुद उनकी समझ में आ जाए। जी, ये कर क्या है? आपने राउडी राठौर फिल्म देखी है? नारी जी, मैं हिंदी फिल्म में कम देखता हूँ। सर इसीलिए आप फंस जाते हैं सर। आपको पता है, हिंदी फिल्मों में ये सब जो झोल झपाटे दिखाते हैं, उसकी प्रेरणा रियल लाइफ से लेते हैं। हाँ, अब देखिए, राउडी राठौड़ में असली इंस्पेक्टर मर जाता है, हाँ? नकली असली की जगह ले लेता है। फिल्म
का विलन नकली को असली समझ लेता है और धोखा खा जाता है।